हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और डियर एसएससी जेई 2025 का कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस पूरे वीडियो में डियर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, वैकेंसीज कितनी है, सिलेबस क्या रहता है, लास्ट ईयर कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, पिछले 5 सालों का क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है, कितनी सैलरी रहती है एसएससी जेई की, और इन सब के बारे में बड़े डिटेल में बात करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपके सारे सोल्यूशन, जितने भी डाउट्स आपके हैं, वो सभी इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। देखिए डियर, टोटल आपके पास 1340 टोटल पोस्ट जो हैं वो लगभग 1340 वैकेंसीज हैं। ठीक है डियर, तो इनके लिए हो रहा है तो बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पहली बात तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं तो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। अब इसके बाद देखिए डियर, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। एसएससी रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने भी एसएससी क्लियर किया हुआ है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेंटरशिप यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए डियर, एसएससी जेई 2025 की जब बात करें, एसएससी मतलब स्टाफ सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जूनियर इंजीनियर। और उसके बाद डियर ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये ऐसा आपको पता है, लेवल 6 इसका पे ग्रेड है, 35,400 से 1,12,400 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 पे कमीशन लगेगा तब डेफिनेटली ये और भी आगे इंप्रूव होता चला जाएगा। अब यहां पर देखिए यार, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अगर 2025 के एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून से आपका शुरू हो गया और 21 जुलाई तक ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो डेट्स का जरूर ध्यान रखना। लास्ट डेट और रिसीव का सर 21 जुलाई रात को 11 बजे तक लास्ट डेट और टाइम रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वो आपका सर अगले दिन 22 जुलाई है रात को 11 बजे तक। ठीक है, अगर आपके पास कोई करेक्शन है तो करेक्शन का विंडो ओपन 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में होगा, 2 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें डियर, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है कि 27 से 31 अक्टूबर को आपका सीबीटी 1 जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद डियर सीबीटी 2 की जब बात करोगे, इसका भी टेंटेटिव आपको मंथ दे रखा है, दैट इज जनवरी और फरवरी 2026। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, और एसएससी अभी रिसेंट टाइम्स में अपने टाइम टेबल को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहा है। और एसएससी ने बोला था इस दिन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसी दिन पे नोटिफिकेशन आ भी रहे हैं। ठीक है, जब एग्जाम कंडक्ट करवाने का मंथ जो एसएससी बताता है उसी तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट भी हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टाइमलाइन है, ये वैसे तो इन्होंने टेंटेटिव बोला है, लेकिन आपको इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अब अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है। देखो डियर, पूरे इसके अंदर हम जब भी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एसएससी हर साल एक कट ऑफ डेट जरूर देता है। इस साल की डियर कट ऑफ डेट है आपके पास 1/1/2026। कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि सर इस दिन पे आपकी सब क्वालिफिकेशन चेक करी जाएंगी कि इस दिन तक आपकी एज कितनी है, मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि नहीं, मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि नहीं, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सभी इस डेट से पहले कंप्लीट हो रही है कि नहीं। तो ये हमारी कट ऑफ डेट होती है विच इज 1/1/2026। एग्जाम डेट आप सबको पता है 27 से 31 अक्टूबर, ये आपकी डियर एग्जाम डेट है यहाँ पे। इसके बाद देखो डियर, प्रोसीजर की अगर बात करूं तो आप सबको पता है सीबीटी 1 पेपर आपका होता है, उसके बाद सीबीटी 2 होता है, एंड देन लास्ट में आपका डीवी और मेडिकल। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, 2 आपकी एग्जाम वाली स्टेज है और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे प्रमोशंस की बात करेंगे डियर, तो जूनियर इंजीनियर लेवल पे आप लोग लगते हो, फिर कुछ सालों बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे आते हो और फिर प्रमोट होकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जा सकते हो। ठीक है डियर, इसके आगे भी आपके प्रमोशंस होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस सर ये सारी स्टेजेस आपके पास है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके बाद देखिए डियर, इस साल 2025 में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे एसएससी में अलग अलग जगहों पर। वैकेंसीज की अगर बात करें तो सबसे पहला डियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बीआरओ, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर हम डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, या सिविल वाले डिग्री वाले एलिजिबल है या नहीं। तो यहां पर देखो डियर, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप बीआरओ हैं तो बीआरओ के लिए, बीआरओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डियर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, ये आपको रिक्वायरमेंट है। तो बीआरओ के अंदर अगर आप डिप्लोमा में हो, अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, बीआरओ के अंदर जरूर है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो सिविल की वैकेंसी है इसके अंदर, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली सेंटर वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है सर, जेई सिविल और मैकेनिकल के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही यहां पर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बहुत बच्चों का ड्रीम भी रहता है, इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री बोथ आर एलिजिबल। ठीक है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन,
अगेन अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सिर्फ बीआरओ में अभी तक आपने देखा कि यहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा डियर देखिए डीजीक्यूए, नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहां देखेंगे तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए आपको, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, ये आपके पास यहां पर रिक्वायर्ड है। तो ये एक और पोस्ट है जहां पर सर हमारे पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद फर्राका बैराज प्रोजेक्ट की बात करोगे तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इज सफिशिएंट, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है मतलब जहां पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है वहां बीटेक वाले ऑटोमेटिक एलिजिबल है, ठीक है डियर। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करोगे तो सर एमईएस में डिग्री डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो यहां पर 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो अभी तक आप लोगों ने देखा बीआरओ और एमईएस इन सब में 2 ईयर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, और साथ ही डीजीक्यूए नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी 2 साल की रिक्वायरमेंट आपके पास है वर्किंग एक्सपीरियंस की। उसके बाद ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ, सिविल की वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहां पर एलिजिबल है। अगेन दिस इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो अब मुझे लगता है सभी डाउट्स आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या आप एलिजिबल हैं, चाहे डिप्लोमा से हो या डिग्री से हो। अब यहां पर एक बात देखो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्लॉज दे रखा है, क्लॉज 2.1, उसमें देखो बहुत क्लियर दिया है कि वेयर एवर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, जहां भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, सच एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड, वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको कब लेना है, बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्विसाइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी डिप्लोमा के बाद अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, और मान लीजिए सर डिप्लोमा आपका 3 ईयर का है, यानी 2020 से 2023 आपने डिप्लोमा किया है, तो इस दौरान आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। 2023 के बाद का 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, यानी 2023 से 2025। तो ये +3 यानी 3 साल का डिप्लोमा है, और उसके बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तब वो वैलिड काउंट होगा। ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाओगे बाद के अंदर। ओके डियर, फर्दर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्वायरिंग एन एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिक्विजिट एक्सपीरियंस, यानी कहीं पर आपने इंटर्नशिप करी है तो वो आपका कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। कहीं पर आपने ट्रेनिंग करी है, देखो इंटर्नशिप पेड अनपेड कुछ भी हो, आपके पास सर्टिफिकेट कुछ भी हो, वो काउंट नहीं होगा, है ना। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस आपका कुछ भी है तो वो आपका यहाँ पर काउंट नहीं होता है इन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब प्रॉपर आपका 2 साल का फील्ड में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटीज आर नॉट परमिटेड, ये वाली बात भी एसएससी ने एकदम क्लियर बता रखी है कि डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सबसे डिग्री जो है वो अलाउड नहीं है, नॉट परमिटेड। फिर एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, बहुत सारे बच्चे एज के लिए भी बड़ा टेंशन रहते हैं। तो देखिए सर, बीआरओ के अंदर अप टू 30 इयर्स आपका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड में अप टू 30 इयर्स क्राइटेरिया है, सीडब्ल्यूसी में 30 इयर्स है, सीपीडब्ल्यूडी में सर यहाँ पे अप टू 32 इयर्स आपका क्राइटेरिया रहता है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में बात करेंगे अप टू 30 इयर्स, और डीजीक्यूए नेवल मिनिस्ट्री में भी अप टू 30 इयर्स, और फर्राका बैराज में 30 इयर्स, एंड एनटीआरओ में भी 30 इयर्स। तो सिर्फ एक सीपीडब्ल्यूडी है जो आपको 2 साल एक्स्ट्रा दे रहा है, और आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सर 32 इयर्स तक आप सीपीडब्ल्यूडी, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वहां पर आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाते हैं। अब देखिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया ना कट ऑफ डेट, देखिए द क्रूशियल डेट फॉर एज रिलैक्सेशन इज फिक्स्ड एट 1/1/2026, 1 जनवरी 2026, ये आपकी एज की क्रूशियल डेट है डियर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, जो आपके पास प्रोविजंस हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर द पोस्ट इज एज फॉलो, देखिए जहां पर 30 साल उम्र है, रिक्वायर्ड एज है, वहां पर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1996, यानी 2 जनवरी 1996 से पहले पैदा होने वाले बच्चे जो हैं दे आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008, और 1 जनवरी 2008 के बाद में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं दे आर नॉट एलिजिबल। तो एज का बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है जो आपने यहाँ पे एकदम क्लैरिफाई करके दे रखा है सर। अगर जो आपके डिपार्टमेंट है जहां 32 इयर्स रिक्वायर्ड एज है सीपीडब्ल्यूडी, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए अगर आपकी एज सर 2 जनवरी 1994 इससे अगर पहले पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, और 1/1/2008 के अगर बाद में पैदा हुए हो तब भी आप एलिजिबल नहीं है। तो आई थिंक एज भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन अब दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या सर रिलैक्सेशन हमें मिलता है, हाँ डेफिनेटली मिलता है। एससी एसटी वालों को सर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को लगभग 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को लगभग 10 साल का,
और पीडब्ल्यू SC ST को लगभग 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है डियर। और SC ST PWD अगर बात करें तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है, 3 साल आपको रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है। डिफेंस पर्सनल को लगभग 3 साल का मिलता है। और डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटैलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, अगर आप देखिए अनरिजर्व्ड EWS और OBC में है तब 3 साल का, अगर आप SC ST में हो तो आपको 8 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है डिफेंस पर्सनल्स को, ठीक है भैया। तो ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है जो आप पैरा 7.1 में देख सकते हैं, बहुत डिटेल के अंदर आपको बताया गया है। तो एज रिलेटेड मुझे लगता है सभी डाउट्स आपके बिल्कुल एकदम यहां पर क्लियर हो चुके हैं। देखो टेंटेटिव वैकेंसीज अभी बताई गई है 1340, ये बढ़ भी सकती हैं और ये घट भी सकती हैं, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। जब भी टेंटेटिव बताई जाती है तो वैकेंसीज कैन इंक्रीज, वैकेंसीज कैन डिक्रीज। अब इसमें से सर सिविल की कितनी होगी या फिर आपके मैकेनिकल कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंबाइंड वैकेंसीज कितनी है, तो उसके वजह डिपार्टमेंटल वैकेंसीज कितनी है वो बहुत जल्दी आपको बोला गया यहाँ पर कि ssc.gov.in पे बहुत जल्दी आपको यहाँ पर ये जो कंप्लीट वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जहां तक मेरी उम्मीद है सर, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं, इस 1300 में से लगभग 1000+ वैकेंसीज जो हैं वो सिविल डिपार्टमेंट में ही वेकेंट है। और लगभग आप देखोगे तो 250 के आसपास, यानी 1000+ मतलब मैं मान सकता हूं लगभग 1100 के आसपास वैकेंसी सिविल के अंदर ही होनी चाहिए। और लगभग 200 के आसपास वैकेंसी, 200 से 250 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंबाइंड वैकेंसीज हैं एज पर द डेटा, जो अभी तक डेटा हमारे पास आया है, जो आपको और हो सकता है बहुत ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाए। यहां पर देखिए डियर, मेडिकल एलिजिबिलिटी के लेके बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, सर मेडिकली हम एलिजिबल हैं कि नहीं। एक बात ध्यान रखना, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कर दिया है कि एक्सेप्ट BRO, अगर मैं BRO डिपार्टमेंट को छोड़ दूं तो BRO के अलावा सभी डिपार्टमेंट में अगर आपकी ये मेडिकल कंडीशंस हैं तब भी आप एलिजिबल हैं उस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। देखो ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बता दिए, चाहे सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए, जैसे S हो गया, ST हो गया, WBNL है ना, तो ये सब जैसे सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, वॉकिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग, नीलिंग एंड क्राउचिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, रीडिंग और राइटिंग, सीइंग, हियरिंग और कम्युनिकेशन, अगर ये सारे आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए। सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर सर आपके पास D और HS यानी डेफ हो गया, हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया, तो ये सारी अगर आपके पास डिसेबिलिटीज हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम, ठीक है, तब भी आप एग्जाम के एलिजिबल हो हर एक डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट BRO, सिर्फ BRO को छोड़ दें तो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में। सिमिलरली आप यहां पर भी समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड वैकेंसीज के लिए आपको दे रखा है, ठीक है डियर। तो ये कंप्लीट डिटेल देखो मैंने आपको बता दी है कि 1 आर्म हो गया, 1 लेग हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया डियर, लेप्रोसी क्योर्ड हो गए, या फिर ड्वार्फिज्म हो गया, एसिड अटैक विक्टिम्स हो गए, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये सब डिसेबिलिटी के साथ भी आप लोग एलिजिबल हैं एक्सेप्ट इन द BRO, क्योंकि BRO के मेडिकल स्टैंडर्ड अलग होते हैं, ठीक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर सकते हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट्स इन SSC JEE, तो वहां पे आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको मैंने कंप्लीट वहां बताया है कि BRO की क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं और क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास रहता है। देखो सर SSC में जाने के अपने फायदे तो बहुत सारे हैं, है ना, सेंट्रल लेवल वैकेंसीज हैं, बहुत सारे पर्क्स आपको देखने को मिलते हैं डियर, जैसे डियरेंस अलाउंसेस तो मिलता ही है, मेडिकल अलाउंस भी आपको मिलता है। सबसे बड़ा जो खर्चा होता है एक समय के बाद वो मेडिकल का ही होता है, और इसीलिए बच्चे मुझे लगता है सरकारी नौकरी अडॉप्ट भी करते हैं, ऑप्ट भी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल जो खर्चा होता है वो बड़े आराम से सरकार ले लेती है इस चीज़ को। तो मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, वर्क ट्रिप्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलती हैं, पेड लीव्स मिलती हैं जिससे आप अपनी फैमिली के साथ भी समय बिता सकते हैं और साथ साथ अपनी जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं डियर। साथ साथ पेंशन स्कीम भी चली रही है आप लोगों के लिए। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर में आपको एक बार मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके चीजें समझ में आए, ठीक है सर। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि सिटीज कौन सी है, चाहे एक्स सिटीज हो, वाई सिटीज हो, जेड सिटीज हो। यहाँ की हम बात करते हैं ग्रेड पे आपका 4200 है, 4200 दिस इज द ग्रेड पे। बेसिक पे सर 45,400 और 45,400 तीनों सिटीज के अंदर रहता है। HRA जो होता है वो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि चेंज भी होता है और सिटी के अकॉर्डिंग, तो 27, 18 और 9% एक्स, वाई और जेड सिटीज में आपको देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आप DA भी देख सकते हो सर, डियरेंस अलाउंसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ट्रैवल अलाउंसेस ऑब्वियसली एक्स सिटीज में ज्यादा होगा, DA ऑन TA आपका लगभग एक्स सिटीज में ज्यादा होता है। NPS कंट्रीब्यूशन ये सब देखोगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 71,666 बन जाती है।
तो यहाँ से अगर नेट सैलरी देखोगे डियर तो लगभग 60,000 ज्वाइनिंग के टाइम पर लगभग आपके पास 60-61,000 की जो नेट सैलरी है 55,000 और 51,000 XYZ सिटीज के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे आगे आपका एक्सपीरियंस होता चला जाता है ये सब डेटा बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे कैंडिडेट्स थे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO पे लगे हुए हैं, उनकी ये ओरिजिनल स्लिप है डियर, देखिए बैंड पे आपका 37,600। तो जैसे मैंने बताया ना कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो ये बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर देखिए जो टोटल क्रेडिट आपके पास आया 82,780 रुपए, ठीक है। और अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक 63,381। इन्होंने कुछ डिडक्शन वगैरह भी करवा रखे हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स डिडक्शन 5,800 का और यहाँ पर 63,381 ये आपके पास यहाँ पर क्या है अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक है डियर, ठीक है डियर। तो 63,381 ये इनकी सैलरी है BRO के अंदर। इसके बाद अगर देखोगे डियर आगे देखिए, जैसे BRO के अंदर सर कुछ और हमारे पास जैसे DA आपको 50% के आसपास मिलता है आफ्टर एडिशन ऑफ TA एंड बेसिक्स। HRA आपको डियर ZCT, YCT और XCT में 9, 18 और 27% है, ठीक है। BRO के अंदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस जैसे ड्रेस का अलाउंस मिलता है 12,500 का, साल में एक बार आपको ड्रेसेस का अलाउंस मिलता है डियर, ठीक है। रिस्क और हार्ड जोन्स हैं तो वहां पे सर 3,000, 6,000, 9,000, 17,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क, क्योंकि बॉर्डर एरियाज जो होते हैं जनरली वो थोड़ा हाई रिस्क एरियाज जो आपके पास होते हैं, तो वहां पर 3,000, 6,000, 9,000 और 17,000 डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क जोन आपके वहां पर एडिशनल पैसे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे डियर। हाई एल्टीट्यूड जैसे 2,700 रुपए मिलते हैं, अगर 12 से 13,000 फीट से कम की हाइट है 2,700 रुपए आपको यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के मिलेंगे, और अगर 12 से 13,000 फीट से ज्यादा की हाइट पे आप पोस्टेड हो तो सर 4100 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, एडिशन मिलते हैं हाई एल्टीट्यूड के, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है कि सरकार इसके अकॉर्डिंग भी आपको फैसिलिटी देती है और सिर्फ BRO के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर चलता है हमारा। सिमिलरली अगर CPWD की बात करूंगा तो देखो ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि दिल्ली में ही लगे हुए हैं अभी, और पे स्केल देखिए 35,400 से 1,12,400 यही है बैंड पे आपके पास गिवन है। ये 2024 की इनकी सैलरी स्लिप थी जुलाई की, ठीक है। बेसिक पे 42,300। काम करते करते सर जैसे जैसे बेसिक पे भी हमारा बढ़ता चला जाता है तो फाइनल अभी इनकी जो सैलरी है सर, ये आई थिंक 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इनको, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और फाइनल अभी सैलरी सर 81,540 रुपए आती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका सब कुछ बढ़ता जाएगा, बेसिक पे बढ़ता जाएगा, DA HRA सब बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते लिए 81,540 आपके पास बन सकता है। जुलाई 2024 की सैलरी ये है इन कैंडिडेट की, अभी और भी बढ़ गई होगी समय के साथ, ठीक है। और टोटल डिडक्शन देखो इन्होंने डिडक्शन करवा रखा है 11,000 का, इसका मतलब नेट पे अभी इनके हाथ में आ रहा है सर 70,525 रुपए के अराउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास सैलरी, तो सैलरी तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है ही डियर, और आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सैलरी के अलावा भी आपको जितने पर्क्स मैंने बताए ये अपने आप में काफी वैल्यूएबल रहते हैं। अब जो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करोगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपका सेम ही है जैसा लास्ट ईयर भी था। 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल है, और 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल उनके लिए 100 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली पेपर 2 की बात करोगे तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। यहां पर अगर पेपर 1 में बात करोगे डियर 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है, ठीक है डियर। तो इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी CBT 2 में रहती है। अभी के लिए आपको CBT 1 पे फोकस ज्यादा करना है। तो देखिए डियर 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर ये आपके पास हो गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है सर पैरा 13.5 में। यहां देखिए ये सबसे बड़ा बदलाव है इस बार का, जो लास्ट ईयर नहीं था इस बार है, और वो क्या है, कैंडिडेट में नोट दैट द टेबल ऑफ IAS 456-2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड स्टीम टेबल, ये आप सबको पता है डियर RCC का कोड है, IAS 456-2000 ये आपका RCC का कोड है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपको IAS कोड एग्जाम में आपके कंप्यूटर पे दिखेगा। दिस इज द बिगेस्ट चेंज जो इस बार आपके पास यहां पर देखने को मिला है। तो अब आपको कोडल प्रोविजंस याद रखने की जरूरत नहीं है। विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स कंसोल यानी कंप्यूटर स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो IAS 456-2000 आपको वहां पर एज ए यूजफुल डेटा आपके कंसोल पे दिखाई देगा डायरेक्टली। द कैंडिडेट कैन एक्सेस द रिलेवेंट टेबल बटन फॉर रेफरेंस पर्पसेस नेक्स्ट टू द इंस्ट्रक्शन ऑप्शन अंडर द यूजफुल डेटा। तो आप सबने पता है जब एग्जाम देने जाते हो ना तो राइट साइड में इंस्ट्रक्शन ऑप्शन होता है, उसके नीचे देखोगे यूजफुल डेटा, वहां पर IAS 456 पहले से आपको दिया होगा। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है भैया आप लोगों के लिए। दिस बटन विल बी एक्टिव थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, पूरे एग्जाम में एक्टिव रहेगा
and candidates should click on the close button post referring to the table to answer the question। तो जब भी आपको जरूरत पड़े कि यार ये वाला रिकमेंडेशन भूल गए, IAS 456 ओपन करो और रिकमेंडेशन चेक कर लो। अब इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 13.6 में भी आपको गिवन है डियर, देखना, साइंटिफिक कैलकुलेटर विल नाउ ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगा कब sir, for the entire duration of examination, and this will be available towards the left side of the candidate's applicable image on the calculator icon। लेकिन कोई फिजिकल वर्जन ऑफ टेबल या कैलकुलेटर आप साथ में नहीं ले जा सकते, ये भी बात क्लियर दे रखी है। तो सिविल वालों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपको पूरा का पूरा कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और स्टीम टेबल भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए सर, सिलेबस की जब बात करते हैं तो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई बदलाव नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का वही एकदम सिलेबस आपको यहाँ पर दिया है। हर एक चीज़ आपकी वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट करी जाएगी सर, ठीक है। उसके अलावा एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये सारी चीजें, ठीक है, जो आपकी यहां पर रीजनिंग में हमेशा से थी वो आपकी सारी इंक्लूड करी गई हैं। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भी लिखा हुआ है यहां पर सर, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है डियर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरा ही, 50 नंबर का रीजनिंग है, 50 नंबर का आपका जीके है, इसको बढ़िया तरीके से हमें कवर करना है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं डियर, तो टेक्निकल में देखिए सिविल के अंदर बिल्डिंग मटीरियल्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन जो है, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इस हाइड्रोलिक्स में आपका FM, HM, हाइड्रोलॉजी ये सब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, HM भी आएगा, देखना हम समझना, यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन्स भी यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी भी है साथ में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC और स्टील डिजाइन, ठीक है डियर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर सोम और टॉस ये दोनों यहीं पर है, तो ऐसे में समझना सर सोम कहाँ गया, साथ में ही है सर इसके अंदर, ठीक है डियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सिलेबस एग्जैक्टली सेम है जैसा लास्ट टाइम में रहा करता था। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल वालों के लिए भी एकदम सेम, थ्योरी ऑफ मशीन यानी टॉम हो गया आपके पास, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंसेस। तो एग्जैक्टली वही सभी सिलेबस है जो आपका लास्ट ईयर आपके एग्जाम में देखने को मिला था डियर, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं सर, ये सारी बातें आपने बता दी, एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली, हमने सैलरी की बात कर ली, क्या प्रमोशंस आपको मिलेंगे ये वाली चीज हमने बात कर ली, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहे एज पे हो चाहे मेडिकल हो, दोनों बातें हम लोग यहाँ पर डियर देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए सर कट ऑफ एनालिसिस ट्रेंड के ऊपर। सर कट ऑफ एनालिसिस ट्रेंड हमारे पास क्या है, देखो अगर मैं 2019 की बात करूं, मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करी है, मैं OBC, EWS उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम मार्क्स को वहां पर देख के चल रहा हूं जो हमारे CBT 1 की है, ठीक है। ये डेटा आपका डियर CBT 1 का है, जो CBT 1 का अभी तक ट्रेंड रहा है। देखिए सिविल की बात करें तो 2019 में 123 कट ऑफ गई थी, 2021 में 120 गई सर, 2022 में 110 गई, उसके बाद 2023 में 108 और वापस से 2024 में डियर 122.93, ये आपके पास कट ऑफ ट्रेंड रहा है सर सिविल की अगर बात करें। और इलेक्ट्रिकल की बात करें डियर 157, 141, 121, 131 एंड 132। तो ईयर ऑन ईयर आप देख पा रहे हैं बहुत वास्ट अंतर नहीं है। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे चार्ट के थ्रू तो डियर इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो कि CBT 1 अनरिजर्व का जो कट ऑफ मार्क्स लिस्ट लास्ट 5 ईयर्स का हमारे पास है, तो यहां पर देखिए डियर 2018 में अगर बात करें तो देखिए ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही है ना, ये आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड वैकेंसी है और ब्लू वाला जो है वो सिविल का है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कट ऑफ हमेशा सिविल से ऊपर ही रही है सर, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है तो डेफिनेटली कट ऑफ आपकी जनरली ऊपर ही जाती है, ठीक है। कभी कभी तो ये भी होता है कि सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसके नंबर भी सिविल के जो फर्स्ट रैंकर है उससे ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज भी यहां रहती है, तो कट ऑफ क्योंकि काफी ज्यादा जा रही है इस वजह से। यहां पर देखिए सिविल की कट ऑफ 127 है, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंबाइंड वैकेंसी की लगभग 150 से ऊपर है। तो आप लोगों को बेटा ज्यादा तैयार करनी पड़ेगी ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जितने स्टूडेंट्स हैं आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छे से रखनी है ना। 2019 में बात करोगे तो 123 नंबर और 157, लेकिन यहां पर अगर मैं सिर्फ सिविल का डेटा देखूं
देखूं तो डियर देखिए सिविल का डेटा लगभग, अब अगर 2024 की बात करें तो वापस से 122 हो गया है, यानी लगभग लगभग अगर देखा जाए तो आप अगर 125 मार्क्स को टारगेट कर रहे हो, लगभग अगर 125, मैं सिविल की बात कर रहा हूं, 125 प्लस मार्क्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सीबीटी 1 में आप, चाहे कंपटीशन कैसा भी हो, पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं, चाहे कंपटीशन कैसा भी हो, अगर आप 125 प्लस से ऊपर हो, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी होगा, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मार्क्स है, ये नहीं कि सर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो अगर रॉ मार्क्स आपके कहीं 125 प्लस आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में होंगे, तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हो, बिकॉज कंपटीशन लगभग 5-6 सालों में एक जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है डियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन हमें कभी कट ऑफ क्लियर करने के बारे में नहीं सोचना है, हमें सर एग्जाम को एक्सेल करना है, क्योंकि देखिए आप अगर यहां कट ऑफ क्लियर कर भी लोगे तो सीबीटी 2 में जाके फंस जाओगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि आपको इनिशियली सीबीटी 1 में जितना ज्यादा स्कोर हो जाए उतना ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि इसके मार्क्स आगे काउंट होते हैं, है ना। तो आप हमेशा टारगेट रखिए डियर 150 से 160 के अराउंड, इतना टारगेट जरूर रखिए। ठीक है, मेरे भी आए थे, मेरे भी इसी इसी रेंज के अंदर मार्क्स आए थे सीबीटी 1 के अंदर। तो तभी आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप सीबीटी 2 में कुछ नंबर एक्स्ट्रा लेके जाते हो कट ऑफ से ऊपर। अगर आप जस्ट कट ऑफ पे रहते हो तो सर सीबीटी 2 में हो सकता है कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चंस कर ले, कोई आपसे आउटफॉर्म कर ले आपको, और आप तुरंत रेस से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। बाकी कट ऑफ मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो ये सर कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको इस एक सिंगल वीडियो के अंदर बता दिया है, हर एक चीज किस तरह से आपको, क्या क्या सिलेबस है आपके पास, कट ऑफ क्या है, कितने मार्क्स में आप सेफ फील कर सकते हो, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है डियर, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ssc.gov.in पे, और आपको बता दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।